तो ऐसा लग रहा है कि दिन में सिर्फ एक ही काम हो रहा है और वो ये कि डंपर लोगों को कुचल रहे हैं। 2 से 3 हजार डंपर्स कराची में ऑपरेट करते हैं। एक दिन में कराची के अंदर 20 करोड़ रुपए के डंपर्स का माल सप्लाई होता है। फिर जहां पैसा होता है वहां करप्शन भी होते हैं। गडाप थाने में तैनाती के लिए लोग 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए देने के लिए तैयार होते हैं। गडाप में पोस्टिंग हो गई तो लाइफ बन गई। वो इन वाकयात को ऐसा क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हादसात नहीं है, ये तो पश्तूनों के हाथों मुहाजिरों का कत्ल है। ये आग डंपर्स को नहीं लगाई जा रही, ये आग कराची के अमन को लगाई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं और आप जैसे लोग जाके 60 डंपर्स को आग लगा सकते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। बल्दिया फैक्ट्री फायर लगी थी, लगाई गई थी। बोल्टन मार्केट फायर लगी थी, लगाई गई थी। 2007-27 दिसंबर जब कराची में आग और खून की होली खेली गई। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये पब्लिक रिएक्शन नहीं था। कराची का सबसे बुनियादी मसला ये है कि कराची का वोट नहीं गिना जाता। बाइकिया के ड्राइवर्स, ये कोरंगी मलीर के लड़के 50-50 रुपए के ऊपर राइड्स के ऊपर दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं। मिनहाज शऊर को मिसमार कर दिया, हमारे वोट को जला दिया, हमारे शहरियों को मार दिया। और वो गवर्नर जो विफाक का नुमाइंदा है, वो खड़े होकर कराची वाले को बोल रहा है डाल दो जिसको वोट डालना है, निकलेगा तो नहीं आएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये 2,500 डंपर वाले काबू में नहीं आएंगे आप, क्योंकि आपको लग रहा है ये अभी का इशू है। ये 10 साल से कराची की सड़कों पर डंपर वाले लोगों को मार रहे हैं। ये उस वक्त तक कराची के शहर को पानी नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, सड़क नहीं मिलेगी, पार्क नहीं मिलेगी, गटर लाइनें नहीं मिलेंगी और अमान नहीं मिलेगा डंपर से, जब तक कराची के अंदर उनको हुकूमत मिले जिनको कराची वाले वोट करते हैं। सर, नेशनल पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल हो या फिर लोकल, ये डंपर क्यों इतना अहम हो गया है आजकल? थैंक यू सो मच मिनहाज फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। मिनहाज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाले डंपर पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा बात तो मैं और आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ये बात सऊदी सफ़ीर से कही गई है, जो अगेन मुझे डाउट है, क्योंकि मैंने सुहेल वड़ाइच के कॉलम पे भी यही सवाल उठाया था कि मुझे यकीन है कि सुहेल वड़ाइच साहब कुछ गलती कर गए, और अब आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से फैसल वावडा और दूसरे लोग इस बारे में वजाहतें दे रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। इसी तरह मुझे ये डंपर वाले केस में भी लगता है कि शायद कुछ मिस रिपोर्टिंग हो रही है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट हो रही है, क्योंकि बात बड़ी मुख्तसर सी है कि ये वही सऊदी हुक्काम हैं जिनसे कुछ अरसे पहले तक हम लोग इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं पाकिस्तान एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़राए हैं और वसाइल हैं आपके पैसे को बढ़ाने के। फिर हम उन्हीं से दूसरी तरफ एक डंपर ट्रक कहना, मुझे फिर लग रहा है कि ये शायद ऐसा नहीं हुआ होगा और कोई और मिसाल दी गई होगी और डंपर ट्रक की मिसाल नहीं दी गई होगी। अच्छा सर, अब उस डंपर पे बात कर लेते हैं जिस पे हम लोग बात खुल के कर सकते हैं। ये आजकल अगर हम लोग न्यूज़ चैनल देखें तो ऐसा लग रहा है कि दिन में सिर्फ एक ही काम हो रहा है और वो ये कि डंपर लोगों को कुचल रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है वैसे? हाँ मिनाज, आप पिछले कई हफ्तों से कोशिश कर रहे थे कि डंपर के इशू पे बात हो जाए, लेकिन आप ये समझते हैं अच्छी तरह कि हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बात करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। एक रिटोरिकल जज्बाती बयानबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, और कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिससे वाक़ईतन लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि ये इशू क्या है। तो पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल, आपको पता है वीकेंड पे भी मैं कोशिश कर रहा था कि हर साइड का पॉइंट ऑफ व्यू लेके एक ज़रा इंफॉर्मेशन बेस्ड असेसमेंट की जाए कि ये मसला हो क्या रहा है। सबसे पहले डंपर्स के नीचे आके मोटरसाइकिल सवार हलाक हो रहे हैं, जाँ बहक हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं कराची में, ये एक फैक्ट है। लेकिन ज़रा इसको अगर हम पीछे ट्रैक करें तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डंपर्स का पूरा गेम है क्या। अब जो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, मेरे ख्याल से ये डिटेल्स एक आम कराची वाला या पाकिस्तानी नहीं जानता अबाउट द डंपर बिजनेस इन कराची। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। डंपर्स क्या लाते हैं? डंपर्स 3-4 तरह की चीज़ें लाते हैं। बजरी, क्रश, रोड़े जो सड़कों वगैरह पे डाले जाते हैं, जिसको आप, वो भी एक तरह का एक क्रश होता है, और बालू मट्टी। ये 3 बालू मट्टी जो गार्डनिंग और उन चीज़ों में इस्तेमाल होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टफ जो वो लाते हैं वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, जिसमें बजरी, क्रश और रोड कंस्ट्रक्शन और पुल कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होनी चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ें जाती कहाँ हैं? ये चीज़ें हर उस जगह जाती हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। अच्छा, जैसे आजकल सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन स्कीम 33 और DHA फेज़ 8 में हो रही है। चूँकि प्लॉटों की कीमतें वहाँ पे कुछ कम हुई हैं तो लोग धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उनको एक वैल्यू फॉर मनी नज़र आ रही है। तो DHA और स्कीम 33 वो मेजर हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ ये सामान जा रहा है।
ये तो समझ में आ गया, लेकिन सामान आता कहाँ से? अच्छा, ये रेती, बजरी, रोड़ी, क्रश उठाने के कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में कोई 4 से 6 स्पॉट्स हैं। इन स्पॉट्स को कहा जाता है दक्का। एक दक्का मंगोपीर में है, माई गाड़ी के नाम से, जिसमें हब चौकी का भी इलाका, हब डैम के नदी का एरिया भी आता है। एक बहुत बड़ा दक्का नूरियाबाद में है, जहाँ से बहुत ज़्यादा सामान आता है। जमफीर में है, ठट्टा वाली साइड से सामान आता है। इसके अलावा मेमनगोट और गडाप टाउन। ना, गडाप टाउन को आपको बहुत गौर से अपने जहन में रखना है, क्योंकि गडाप टाउन वो टाउन है जिसमें कराची के शोहराए आफाक, या कह लीजिए बदनामे ज़माना सुपर कॉप, मैं कैसे करूँ, राव अनवर साहब की ताहयाती तैनाती थी, कि मतलब उनको कोई वहां से हिला नहीं पाता था। और अब उनकी तैनाती का सिरा भी आपको पता चलेगा कि इस डंपर बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है। कैसे, वो आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं थोड़ी देर में। ये 4-6 स्पॉट्स हैं, जिसमें जमपीर है ठट्टा के पास, मंगोपीर है, नूरियाबाद है, गडाप टाउन है, मेमनगोट है। ये 4-6 वो इलाके हैं जहां से ये रेती और बजरी उठाकर शहर के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लाई जाती है। ये रेती और बजरी किस मैकेनिज्म के जरिए उठाई जाती है, बड़ा ज़रूरी है। सिंध हुकूमत का एक माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट है। दुनिया भर में तो रेयर अर्थ मिनरल्स और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सिंध का माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट बजरी और रेती के ठेके देता है। वो ठेके दिए जाते हैं ठेकेदारों को या वडेरों को, जो उस एरिया के लैंडलॉर्ड्स होते हैं। वो सिंध हुकूमत को एक अमाउंट पे करते हैं और वो उस एरिया का ठेका ले लेते हैं कि भाई यहाँ से अब जो मट्टी, रेती, बजरी जो भी चीज़ निकलेगी वो हम बेचेंगे। वो ये रेती और बजरी देते हैं इन डंपर्स वालों को। नाउ वी हैव रीच्ड द, और डंपर वाले फिर वहां से वो चीज़ों को उठाते हैं, शहर में लाके ड्रॉप करते हैं। अच्छा, डंपर्स वो सारी की सारी रेती और बजरी डायरेक्ट वहां से उठा के शहर में नहीं लाते। एक और काम है वो करते हैं, वो ये करते हैं कि वो उस पूरी रेती और बजरी को बड़े, जो उनके 100 हजार 1200 फीट वाले कंटेनर हैं कैपेसिटी वाले, उन कंटेनर से, उन दक्कों से उठाते हैं और उनको सोराब बोट पे स्टॉक करते हैं। इसके लफ्ज इस्तेमाल किया था स्टॉक। तो सोराब बोट पे स्टॉक कर लेते हैं ताकि शहर के अंदर डिलीवरी के लिए जो छोटे डंपर हैं, जिसके आप बाज़ाब्ता एक्सीडेंट देख रहे हैं बहुत ज़्यादा शहर में, जो 400, 500, 600 फीट वाले डंपर्स हैं, उनके अंदर वो वहाँ से पिक करते हैं। एक सेकेंडरी स्टोरेज है, वहाँ से पिक करके शहर भर में डिलीवर करते हैं। कितने डंपर्स हैं कराची में? मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, लेकिन एक नंबर जिस पे सबका कंसेंसस था, जर्नलिस्ट का भी, डंपर्स वालों का भी और हुकूमत का भी, वो ये था कि कोई 2 से 3 हज़ार डंपर्स कराची में ऑपरेट करते हैं। इन डंपर्स के जो ऑपरेटिंग टाइम्स हैं वो हैं रात 11 से सुबह 7 या 6 बजे के दरमियान। अच्छा, एक डंपर को आप एवरेज लगा लें, वैसे तो 30 से 60 हज़ार तक के, लेकिन आप 30-35 हज़ार रुपए का एक डंपर लगाइए और 3,000 डंपर है, और हर डंपर 2 राउंड्स लगाता है दिन के, तो आपको ये नंबर कोई 20 करोड़ रुपए के आसपास दिन के डंपर की इकोनॉमी का नंबर आएगा आपको, कि एक दिन में कराची के अंदर 20 करोड़ रुपए के डंपर्स का माल सप्लाई होता है। ऑफ कोर्स सारा का सारा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उनका डीजल की बहुत कॉस्ट होती है, फिर ये उधर ठेकेदारों को पैसे देते हैं, लेकिन एटलीस्ट 50-60% ऑफ इट गोज टू द डंपर ओनर्स, जो डंपर ये रन कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसको महीने पे करें, अगर 20 करोड़ रुपए आप दिन के लगाएं और इसको आप लेके चलें ज़रा महीने पे, तो ये तकरीबन 6-7 अरब रुपए बनता है। 6-7 अरब रुपए को आप साल पे कर दें तो ये कोई 90 अरब रुपए। तो कराची में साल का तकरीबन 90 अरब रुपए का रेती बजरी का काम है, और ये कोई पीक सीजन का नहीं है। आजकल कोई बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है, ना हुकूमत की तरफ से ना प्राइवेट लोगों की तरफ से। उसके बावजूद ये कोई 80-90 अरब रुपए का काम है। और फिर जहाँ पैसा होता है वहाँ करप्शन भी होती है। करप्शन कैसे होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। होता ये है कि ये माइंस डिपार्टमेंट ने ठेकेदारों को जिन इलाकों के ठेके दिए हुए होते हैं, ये उसके अलावा भी रेती बजरी निकालते हैं। सो इल्लीगल दक्के वजूद में आते हैं। उन इल्लीगल दक्कों से जब एक्सकेवेशन की जाती है और बजरी को निकाला जाता है, तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको रोकने के लिए वहां पहुंचते हैं। लेकिन जब वो उनको रोकते हैं तो वो कहते हैं, भाई क्यों रोकते हो, मट्टी ही तो है, मट्टी ही तो है, इस मट्टी को तुम्हारे लिए सोना बना देते हैं।
तो फिर वो पुलिस वालों को, चौकीज को और थानों को भत्ता देना शुरू करते हैं या हफ्ता देना शुरू करते हैं, जिसको पुलिस वाले बीट कहते हैं। कराची, इस पूरे इलाकों से जितनी जगहों से ये सामान उठता है, इसमें एवरेज डेली बीट ऑफ द पुलिस, एवरेज डेली का हफ्ता जो पुलिस का मुझे पता चला है, वो 50,000 रुपए से लेके 20 लाख रुपए डेली तक है, कि जहां से पुलिस वाले एक दिन के थाने में ये पैसे जाते हैं। एक साहब ने मुझे बताया कि हार धक्का था हब डैम पे, उससे तो एक वक्त एक ऐसा आया था कि तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए का दिन का भत्ता पुलिस को दिया जा रहा था। इतनी ज्यादा कीमती मट्टी और चीजें वहां से निकल रही थी। सो हम कहते हैं ना कि मट्टी है, ये मट्टी नहीं है, ये मट्टी बहुत कीमती है। अगर जो लोग भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, उनको अंदाजा है कि ये काफी महंगी आती है बजरी भी ना। वैसे कहते हैं यार मट्टी है, मट्टी का क्या है। सो दिस इज द गेम। इन लोगों को पुलिस वाले इनसे भत्ता लेते हैं, फिर करते तो दो चीजों से भत्ता। एक तो ये कि उनके पास उस धक्के का एक्सकेवेशन लाइसेंस नहीं है, पुलिस कहती है करो। जैसे बहुत छोटे सतह पे आपके गली मोहल्लों के अंदर जो ये वो होते हैं, जो पथारेदार होते हैं, जो स्टॉल्स पे फ्रूट्स चीजें बेच रहे होते हैं, एक नया थाने वाला आता है, नया SHO आता है। अभी की एग्जांपल तो डालमिया रोड के ऊपर ये आफरीदी इन और शिनवारी विनवारी सारे जो लाइन से बने हुए सब तोड़ दिए थे, कोई नया साहब आए थे, सब तोड़ दिए, अब दोबारा सब आ गए। तो अगर इलीगल था तो दोबारा कैसे हो गया? तो उन्होंने अपनी कोई नई सेटिंग की, उस नई सेटिंग के हिसाब से उनकी बात बन गई, पुराने रेट्स पे बात नहीं बनी, नई तनख्वाह पे उन्होंने काम किया और वो धंधा अभी भी चल रहा है। इसी तरह ये आपके सामने इर्द गिर्द भी हो रहा था, बिल्कुल इसी तरह इलीगल काम करने को लीगल करने के पुलिस पैसे लेती है वहां पे भी, और वो पैसे चूंकि धंधा बड़ा है, मजबूत है, ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। गडाप थाने में तैनाती के लिए, SHO की पोस्ट पे तैनाती के लिए लोग 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए देने के लिए तैयार होते हैं इंस्पेक्टर्स, कि हमें आप गडाप में लगा दें। गडाप में पोस्टिंग हो गई तो लाइफ बन गई। और ये जितने पुलिस वाले देख रहे हैं और इवन क्राइम रिपोर्टर्स जो देख रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगे। ये बात आपको शायद किसी ने आज तक नहीं बताई हो, लेकिन दैट इज अनदर बिग रीजन व्हाई राव अनवार वाज पोस्टेड इन गडाप। वो उनकी सारी तैनाती SSP मलीर के तौर पे रही, जिसमें गडाप यूज्ड टू, SHO गडाप भी रहे वो, और गडाप उनके अंडर रहा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और वो उस एरिया के अंदर कभी कभी पुलिस मुकाबले भी करते थे और दूसरी चीज भी करते थे। लेकिन गडाप इज अ कैश काउ, वहां पे मतलब जमीन से पैसा निकलता है ना। तो एक तो ये चीज हो गई जिसके लिए पुलिस वाले पैसा लेते हैं। दूसरी किस चीज के लिए पैसा लेते हैं? इनके टाइम है 11 से 7 या 6। उसके अलावा मूवमेंट के लिए अगर ये कभी कुछ मूवमेंट करते हैं ना, उसके लिए भी इनको लोकल ट्रैफिक चौकीज को, पुलिस वालों को भत्ता देना पड़ता है। तो ये तो हो गया इनका जो ये भत्ते वगैरह देते हैं। फिर ये सामान लेके सोराब गोट पे स्टॉक करते हैं, फिर वहां से आगे लेके जाते हैं और लोगों को सप्लाई करते हैं। अच्छा, डंपर्स खुद कहां से आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डंपर्स की 3 टाइप्स है। एक तो डोंगफोंग कंपनी है, वो सबसे महंगे डंपर्स बनाती है, वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए का एक डंपर है, लेकिन वो डंपर्स कम है। उसके अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ डंपर्स हैं वो होते हैं रीअसेंबल्ड डंपर्स। होता यह है कि इन डंपर्स के 3-4 बड़े पार्ट होते हैं, केबिन होता है, चैसी होता है, इंजन होता है, ये सारी चीजें। ये चीजें आती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से स्क्रैप की तौर पे या कंटेनर्स के अंदर आती हैं स्मगल होके, और फिर इनको शेरशाह के अंदर या सोराब गोट पे असेंबल किया जाता है और डंपर्स क्रिएट किए जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे कार असेंबलर्स है ना, होंडा है, इंडस है, इस तरह डंपर असेंबलर्स भी बैठे हुए जो इन चीज़ों को असेंबल करते हैं। तो अगर आप एक मोटा हिसाब भी लगाएं, लेकिन वो डंपर भी कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए का पड़ता है अगर वो इस तरह भी बनता है। तो अगर आप करोड़ रुपए का भी एक डंपर लगा लीजिए, तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 3000 डंपर्स, सो दैट्स अ ह्यूज नंबर। ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि जितने, और पिछले मेरे ख्याल से चंद महीनों में ही कोई 30-35 डंपर्स तो जला दिए गए। तो सो इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर देम एज वेल। सो
आई होप आपको मैं डंपर्स का बिजनेस और इकोनॉमी समझाने में कामयाब हो गया। ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा सर, मैं आपने भी इन वाकयात की और डंपर जलाने की बात की, तो मैं इस नंबर को समझना चाह रहा हूँ। इस नंबर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम लोग अभी 3 दिन पहले का जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 571 लोग जो है ना वो एक्सीडेंट्स के अंदर वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई 174 के करीब हैं जो हैवी ट्रैफिक से जिनकी अमवात हुई हैं। उसमें भी जो डंपर का नंबर आ रहा है वो 30 से 35 का नंबर आ रहा है। तो 400 के करीब तो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से लोगों की मौत हुई है। तो इस नंबर को आप इटसेल्फ कैसे देखते हैं? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये नंबर बड़ा डिसीविंग है, धोखेबाज नंबर है ये धोखेबाज नंबर इसलिए है कि पहली नजर में तो ये लग रहा है यार कि इस तमाम अमवात का 5-6% सिर्फ डंपर से मर रहे हैं, तो शोर क्यों इतना मचा हुआ है? नहीं, आप ये देखें कि डंपर्स हैं कितने और कितने लोगों को मार रहे हैं, और गाड़ियां हैं कितनी और कितने लोगों को मार रही हैं। एक सेफेस्ट एस्टिमेट के मुताबिक भी, सेफेस्ट एस्टिमेट, कराची की सड़कों पे 15 से 20 लाख गाड़ियां हैं। 15 से 20 लाख गाड़ियां, 20 लाख गाड़ियां, अगर 400 लोगों को एक्सीडेंट्स होते हैं तो तकरीबन 5000 गाड़ियों पे एक कैजुअलिटी आ रही है, ठीक है। लेकिन डंपर जो 2500-3000 हजार है, और वो आपने जो नंबर दिया है तो तकरीबन 100 डंपर एक बंदे को मार रहे हैं। और दूसरी वजह, डंपर तो चली सिर्फ 6-7 घंटे रहे रात को, और गाड़ियां तो 24 घंटे चलती हैं। तो 3000 डंपर 6 घंटे चलने में गाड़ियों के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा लोगों को मार रहे हैं ना। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि डंपर्स आर डेडली। बाय द वे, दिस कैन बी आवर थंबनेल, डेडली डंपर्स। तो आप कह रहे हैं ये एबनॉर्मली हाई? हाँ, ये नंबर बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा, अगर ये एबनॉर्मली हाई है तो ये क्यों हाई है? मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि जो इतनी अमवात हो रही है? फिर देखो, हो ये रहा है कि आपने उनको अलाउ किया हुआ है 11 से 7। डंपर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। डंपर्स वालों पे प्रेशर होता है कि उन्हीं 6-7 घंटों में ज्यादा से ज्यादा सामान उठाएं और साइट्स पे ड्रॉप करें। उन पे प्रेशर होता है। तो एक तो उनको फेरियां लगाने का, चक्कर लगाने की जल्दी होती है। बिल्कुल ऐसा ही सीन आप कराची की सड़कों पे आज से 20-30 साल पहले देखते थे, जब कोचेस को टोकन मिलते थे। जो पहले पहुंचता था उसको टोकन मिल जाता था, उससे उसको बेनिफिट्स मिलते थे। और मिनी बस और कोचेस को तो उनके कुछ चेक पॉइंट्स होते थे, उस चेक पॉइंट पे उनको पहुंच के टोकन लेना होता था। बिल्कुल उसी तरह डंपर्स को भी ज्यादा फेरियां लगाने से इंसेंटिवाइज होते हैं, क्योंकि उनका उतना ज्यादा माल बिकेगा, उतना ज्यादा वो माल बनाएंगे। दूसरा बहुत बड़ा मसला क्या है, मुझे अच्छी तरह याद है मिनाज कि कोविड के ज़माने में जब मैं शार फैसल से होता हुआ आई चंद्रिका जाता था, और लॉकडाउन था, हम जर्नलिस्ट थे तो हमें अलाउड था, हम जा सकते थे। जितने एक्सीडेंट्स मैंने उन खाली सड़कों पे शार फैसल पे देखे थे वो आज तक नहीं देखे, और खौफनाक एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि जब सड़क खाली होती है तो आदमी को ये एहतमाल होता है, गुमान होता है कि यार सड़क खाली है, अभी मैं तुन के रखता हूँ, मैं तेज चलाता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। यही मसला डंपर्स के साथ भी हो रहा है। आप जिन औकात पे उनको अलाउ कर रहे हैं, आप ये समझ के अलाउ कर रहे हैं कि ये सड़क खाली होगी, लेकिन आपकी यही थिंकिंग लोगों के मरने का बाइस बन रही है, क्योंकि वो खाली सड़क देख के और तेज चलाते हैं गाड़ी। एक तो प्रेशर है उनके ऊपर फेरियां लगाने का, फिर सड़क भी खाली है तो वो और तेज चलाते हैं। लेकिन वो खाली सड़क नहीं होती है ना, उसमें बाइक वाले होते हैं, उसमें दूसरे लोग ट्रैवल तो कर रहे होते, बैन थोड़ी होता है किसी के ऊपर, तो वो उसकी जद में आ जाते हैं। तो तीसरा एक और बहुत बड़ा मसला, सॉरी, हमने समा टीवी में एक रिपोर्ट बनवाई थी डंपर्स की। ये बहुत पुराना इशू है बाय द वे, और हमने अपने एक रिपोर्टर था, आई थिंक अहमद था या कौन था, उसको बिठाया डंपर के अंदर, और उस डंपर के अंदर बिठा के उसका फील्ड ऑफ विजन लेने की कोशिश की। तो मिनहाज, अगर आप डंपर की ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए और आपके पायलट गेट के नीचे कोई बाइक वाला खड़ा हुआ है, आपको नहीं नजर आएगा। पायलट गेट आप छोड़ दें, आपके बिल्कुल फ्रंट बम्पर के साथ कोई बाइक वाला खड़ा हुआ है, वो भी आपको नजर नहीं आता। डंपर का फील्ड ऑफ विजन बड़ा अजीब सा है, वो ऐसे मचान पे बैठे हुए होते हैं, आप इतना ऊंचा है तो नीचे के बिल्कुल करीब की चीजें आपको नजर ही नहीं आ रही होती। तो अगर एक डंपर जा रहा है और साइड से कोई बाइक वाला बिल्कुल करीब उसके आ गया है तो उसको वो एक्चुअली नजर नहीं आता। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है डंपर्स के डिजाइन का। और देखिए अगेन, ये डंपर्स बने थे कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए, पहाड़ों के लिए, माइंस के लिए। आप थरकोल जाएं, हजारों डंपर वहां चल रहे होते हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि ये है उस जगह के लिए, उनके अपने रूट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट की चीजें होती हैं, उस पर वो चल रहे होते हैं। और वहां पे कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हमें बाइकें नहीं होती, इंसान नहीं होते।
जब आप राशिद मिन्हास पे और एमटी खान रोड पे और आई चंडीगढ़ रोड पे इन डंपर्स को चलाएंगे, वहां पे तो बच्चे भी हैं, जानवर भी हैं, बाइक वाले भी हैं, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है डंपर ड्राइवर को, उसको नहीं नजर आता कि नीचे क्या है। अच्छा, अब ये बिल्कुल एक वाज़ेह एक चीज़ है, एक एंगल जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रियलिटी है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी तरह के हैवी व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स होते हैं वो नशा करते हैं और बहुत कम सतह पे वो चरस का नशा करते हैं और वरना उससे ज़्यादा वो उससे और बड़ी बड़ी चीज़ों का नशा करते हैं, बिकॉज उनको एक सुकून चाहिए होता है, क्योंकि इतना उनका हैवी काम होता है, उनको लोड करनी है गाड़ी, फिर उतारनी है, फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, फटीके हैं, 10,000 मसले हैं, और रात के टाइम सारा काम नाइट टाइम का है। रात के टाइम काम करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो लोग ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स में चरस इज़ नंबर 1 ड्रग। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि सम ऑफ दीज एक्सीडेंट्स, कुछ इनमें से वाकयात लापरवाही के बजाय नशा की वजह से हो रहे हो, ये बिल्कुल मुमकिन है। एक वाकया मैं अपना बता रहा हूँ, मैं रात के 1-2 बजे का वक्त था, डीएचएस में आ रहा था और किसी के साथ आ रहा था, मतलब वो एक और बाइक पे थे, तो हम लोग ना बातें करते हुए आ रहे थे, तो तीसरी लेन में थे और डीएचए के रोड आपको पता है वो 3 लेन के रोड थे और रात के 2 बजे वो एकदम खाली था, एकदम सन्नाटा था, हम लोग तीसरी रॉ में थे। एक डंपर वाला पीछे से आया, ये मेरा अपना जाती वाकया है, वो इतनी तेज स्पीड में आया और वो मुस्तकिल हॉर्न दिए जा रहा, 2 लेन सीधे हाथ की खाली हैं। अच्छा, मैंने उसको पहले नोट कर लिया, मैं आपको पता है डीएचए में जो साइड में जो फुटपाथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा उभरे हुए नहीं होते, तो मैं उस फुटपाथ के ऊपर चढ़ गया, मैंने उसको, मुझे पता था कि वो ठोकने वाला है। लेकिन जो मेरे साथी थे उनको मुझे बाकायदा आवाज़ देनी पड़ी कि ये पीछे वाला नहीं हट रहा वरना आपको कुचल देगा। उन्होंने बस यूं करके वो बचे हैं और उसने बाकायदा तौर पे उनको कुचलने की कोशिश की थी जब हमने आगे जाके सिग्नल पे रुके। और ये मेरा जाती वाकया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जब उन लोगों ने सिग्नल पे उसको आवाज दी तो हमें पता चला कि वो नशे में है। तो 2 चीजें हो गई कि आपको नशे के लिए चेक करना चाहिए, जैसे आप गाड़ियों को चेक कर रहे होते हैं, कुछ और चेक कर रहे होते हैं, आप चेक करें कि ड्राइवर इंटॉक्सिकेटेड तो नहीं है, नशे में तो नहीं है। देखिए, उसका लाइसेंस चेक करना ना एक इंतहाई फजूल बात है, क्योंकि लाइसेंस के बगैर भी वो अगर गाड़ी सही चला रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर बगैर लाइसेंस वाला ही लोगों को कत्ल कर रहा हो सकता है लाइसेंस वाला हो और फिर भी कत्ल कर दे। वो जो कराची के ऊपर वो उस लड़की ने पजेरो में जो मारा था कारसाज पे, लाइसेंस में सब कुछ था उसके पास, बट शी वॉज इंटॉक्सिकेटेड अपेरेंटली। लग तो यही रहा था, पता नहीं कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि होश हवास में नहीं लग रही थी वो, जिस तरह की वो हरकतें कर रही थी, तो उसने कुचल दिया उनको। लाइसेंस होता तो लाइसेंस चेक करके आप क्या करें, उनकी इंटॉक्सिकेशन चेक करें, उनके आप नशे का चेक करें उनको कि नशे में तो नहीं है। अच्छा सर, इसमें मैं फिर ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं वो इन वाकयात को ऐसा क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हादसात नहीं है, ये तो पश्तूनों के हाथों मुहाजिरों का कत्ल है। हाँ, ये बहुत ही डेंजरस इम्प्लीकेशन है इसकी। जो इस वक्त एक और बहुत खौफनाक चीज सामने आ रही है ना मेरा आज, जो मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं। देखिए, कराची ना एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से अलग रखा गया। आप ये देखें कि 70 की दहाई में से पहले तक इवन पीएनए के अंदर जो भुट्टो के खिलाफ तहरीक शुरू हुई थी उसमें भी कराची वाज द सेंटर ऑफ द ऑपोजिशन। लेकिन और कराची वाले बड़े लड़ाका पॉलिटिकली एक्टिव लोग होते थे। लेकिन फिर अल्ताफ भाई आए 80 की दहाई में और उन्होंने कराची की पॉलिटिक्स को पाकिस्तान की बाकी पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग कर दिया। हम एक पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी टाइप की एक पार्टी बन गए कि बलूचिस्तान के चंद इलाकों से हमें वोट मिलेगा का इलाका बन गया। तो कराची को एक सोचे समझे प्लान के तहत मेन स्ट्रीम पाकिस्तान से अलग किया गया। अब आप खुद बताइए, क्या आपको इसका फायदा हुआ या नुकसान? अलग करने के लिए सबसे अच्छा वेपन आपके पास क्या था? सबसे अच्छी डिवाइडिंग लाइन क्या थी? ज़बान। क्योंकि कराची उर्दू बोलने वाले महाजिर आबादी का एक इलाका था, कराची और हैदराबाद। यहाँ एक अलग पॉपुलेशन थी। पंजाबियों के पास एक सूबा था, पठानों के पास एक सूबा था, बलोचियों के पास था, सराइकियों के पास एक बड़ा इलाका था, सिंधियों के पास पूरा सूबा था। ये महाजिरों के पास कोई जगह नहीं थी। तो और ये एक कराची में एक अलग एनामली थी कि एक वो आबादी जिसके पास पूरे मुल्क में कोई बेस नहीं है, वो इस शहर के अंदर मेजॉरिटी में। तो
उसी जबान की बुनियाद को बुनियाद बनाया गया कराची को मुल्क से अलग करने की। आप कहते हैं सूबे की बात करते हैं, कराची को पाकिस्तान से अलग किया गया है, सियासी तौर पे तो अलग किया गया आपको। आप क्यों नहीं इस बात को मानते? अभी सिंध हुकूमत को बहुत तकलीफ होती है कि सूबे की बात करते हैं। भाई कराची को तो 80 की दहाई से पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। 88 का इलेक्शन हो, 90 का हो, 93 का हो, 96 का हो, 97 का हो, 2002 का हो, ये तो पहली दफा 13, 18 और फिर 24 के इलेक्शंस में कराची ने वही वोट किया जो लाहौर ने, क्वेटा ने, इस्लामाबाद ने, पेशावर ने वोट किया। 24 में वोट तो किया था, नहीं निकला तो क्या हुआ? अच्छा, वो जो गवर्नर साहब बात कर रहे थे ये मतलब ये है कराची के साथ जुल्म। जब मैं कहता हूं ना कि कराची को आपने बलूचिस्तान बना दिया है, तो इसलिए बनाया है क्योंकि बलूचिस्तान में ये बातें होती थी। क्या फर्क पड़ता है यार, डाल दो जिसको, वोट बुकटी को ही निकलेगा, वोट फलाना सरदार को निकलेगा। कराची में ये हुआ इस दफा, और वो गवर्नर जो विफाक का नुमाइंदा है, वो खड़े होकर कराची वाले को बोल रहा है पुट लो जो पुटना है, डाल दो जिसको वोट डालना है, निकलेगा तो नहीं। और वो हंस रहा है और वो समझ रहा है मैं कोई अनवर मकसूद टाइप की लाइन डिलीवर की है इस वक्त, मैं मंटो हूं। आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात। आपकी बात इतनी घटिया है, इतनी आमियाना है, इतनी जाहिलाना है कि इस बात को नहीं समझ में आना बहुत बेहतर था। क्योंकि जब ये बात समझ में आ गई तो ये इतनी कबीह बात थी, इतनी तकलीफदेह बात थी कि आप किसी को की इज्जत लूट रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं जाओ जो करना है कर लो। आप मुल्क के सबसे बड़े पढ़े लिखे शहर को बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किधर वोट करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये पॉइंट ऑफ व्यू है मिनहाज उन लोगों का जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो इस मुल्क के वफाक के नुमाइंदे हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है? ये क्या हो रहा है? कौन गेन करता है मिनहाज जब पठान महाजर लड़ते हैं? क्या महाजरों ने गेन किया पठानों से लड़के? क्या पठानों ने गेन किया महाजरों से लड़के? क्या पंजाबियों ने गेन किया सिंधियों से लड़के? क्या पंजाबी गेन कर रहे हैं बलोचों से लड़के? किसी कौम ने कोई गेन नहीं किया आपस में लड़के। ये लड़ाने के एक मंसूबे होते हैं ताकि अफरा तफरी रहे। और मैं एक बात बता दूं, ये बिल्कुल भी सर्व नहीं करती पीपल्स पार्टी को। मेरा नहीं ख्याल है कि ये चीज पीपल्स पार्टी को सर्व करती है। तो आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी इसको हवा नहीं देगी। हालांकि देखो, आपको पता है पीपल्स पार्टी जिस तरह इस शहर को रन करती है उससे मुझे कितने इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी ने शहर का बेड़ागर्क किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हर चीज का, सब चीजों का। और पीपल्स पार्टी ने खुद भी बलोच महाजिर लड़ाई कराई, इसका हिस्सा बनी इस गेम का, गैंग वॉर के अंदर। लेकिन अब मुझे नहीं लगता 2016-17 के बाद से शहर में जो अमन आया है, किसी भी सूरत ये सिंध हुकूमत को सूट नहीं करता कि कराची दोबारा किसी भी किस्म की लसानी फॉल्ट लाइंस को पे जाके कोलैप्स करे। शायद जब भी हम लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से बड़े अग्रेसिव बयानात आ रहे हैं, चाहे वो शर्जील इनाम बेमन हो, और वो बल्कि वो कहर, उन्होंने तो खुलेआम बोला है कि ये तो दहशतगर्द गिरोहों ने जलाए डंपर, रात के 3 बजे आके आम इंसान जला। तो अब यार वैसे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कोई कैसे कोई डंपर जला सकता है। मतलब गुस्से में इंसान रिएक्शन में कर सकता है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखें, इसकी एक रीसेंट तो नहीं, बहुत पुरानी एग्जांपल है। वो 2007 दिसंबर 27 दिसंबर की है, जब कराची में आग और खून की होली खेली गई बेनज़ीर के कत्ल के रिएक्शन में। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये एक पब्लिक रिएक्शन नहीं था। कुछ मिसक्रिएंट्स थे जो आए और उन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत शहर की अमलाक को नुकसान पहुंचाया। इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और उन मिसक्रिएंट्स को कुछ मखसूस ग्रोह या पार्टी की सपोर्ट हासिल थी और उन्होंने इसी वजह से उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको पता है, कोई कमीशन नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जिन लोगों को उनकी पुष्टपनाही हासिल थी वो इख्तिदार में है मुसलसल इस शहर के अंदर उस वक्त से लेकर आज तक। ये आग डंपर्स को नहीं लगाई जा रही, ये आग कराची के अमन को लगाई जा रही है। ये आग कराची के लोगों के दिलों में उठने वाली चिंगारी को एक गलत तरफ चैनल करने के लिए लगाई जा रही है। कराची के अंदर जुल्म वो है जो कामरान टिसौरी साहब ने कहा है
कि आपने वोट दिया, नहीं निकला। कराची के अंदर सबसे बड़ा जुल्म यह हुआ है कि कराची के लाखों वोटर्स आए, उन्होंने वोट किया, आपने नहीं गिना। यह था जुल्म कराची के साथ सबसे बड़ा। अब आप लोगों को यह और अगर देखिए ना, होता क्या है, आप वोट करते हैं, वो लोग इख्तिदार में आते हैं जो आपको जवाबदेह होते हैं। जब लोग आपको जवाबदेह होते हैं तो वो आपकी वेलबींग के लिए काम करते हैं, ठीक है। और फिर वो डंपर को भी रोकने की कोशिश करेंगे, वो हर उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो कराची के लोगों की पेन पॉइंट है, उसको वो रिजॉल्व करेंगे। लेकिन जब एक ऐसा आदमी वायसराय आके बैठ जाएगा, वो तो जलियांवाला मैसेकर करेगा। जब गोरा साहब आके बैठा हुआ होगा, उसको क्या परवाह है। अब आप कर क्या रहे हैं कि आप इस इशू को चैनलाइज करना चाह रहे हैं कि तरह हमारी वापसी हो जाए, हम वापस आ जाए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं और आप जैसे लोग जाके 60 डंपर्स को आग लगा सकते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। यहां पे बल्दिया फैक्ट्री फायर लगी थी, लगाई गई थी? उनके बकौल तो नहीं लगी थी, लेकिन सबको पता है, लोग खुद फैसला कर लेंगे। बोल्टन मार्केट फायर, जो बम धमाका हुआ, उसके रिएक्शन में पूरी बोल्टन मार्केट को आग लगा दी। लगी थी, लगाई गई थी। ये जो इस तरह के, मैं समझाना चाह रहा हूं, ये कोई आम कराची वाला इस तरह जाके पथराव कर देगा, सड़क ब्लॉक कर देगा, टायर को आग लगा देगा। ये सीरियल आर्सनिंग जो होती है, शोरूम्स को आग लगा दी गई, सिनेमाओं को आग लगा दी गई, दर्जनों डंपर्स को, गाड़ियों को आग लगा दी गई, मार्केट जला दी गई, फैक्ट्री जला दी गई। भाई साहब, ये मिसक्रिएंट्स का काम होता है। ये वो लोग होते हैं जो प्रॉपर ट्रेंड होते हैं आर्सनिंग के अंदर। ये मैं और आप नहीं कर सकते। ये कल्ले बंदे का कम नहीं है। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के तौर पे जाके 60 डंपर नहीं जलेंगे बॉस। और जब वो 60 डंपर जल रहे हैं तो कोई वहां पे आया क्यों नहीं है उस वक्त? एनीवे, बात दरअसल ये नहीं है। देखो, ये सारी बातें क्यों जरूरी है करना, ताकि हम इस बात को समझें कि कराची के साथ जुल्म हो रहा है। कराची के साथ जुल्म यह है कि 20, 25, 30, 40 कराची वाले, एक और फिगर जो तुमने नहीं दिया, जितने लोग डंपर से मरे हैं ना कराची की सड़कों पे, उससे ज्यादा लोग वाटर टैंकर से मरे। वाटर टैंकर क्यों चलता है मिनाज साहब? कराची वाले के पास पानी नहीं है। डंपर से ज्यादा लोग वाटर टैंकर वालों ने मारे हैं, क्योंकि उनके कराची वाले का पानी नहीं है। कराची की 60-50% पॉपुलेशन वाटर टैंकर्स के जरिए पानी भरवाती है। उन वाटर टैंकर्स के इतनी तादाद में दुनिया के किसी बड़े शहर में वाटर टैंकर्स नहीं चलते जितने कराची में चलते हैं। 50-60 लोग वाटर टैंकर्स ने मार दिए हैं पिछले इस 7 महीने में। हाँ। इसका कौन जिम्मेदार है? किसको पानी देना था कराची को? अगर कराची वालों के वोट डब्बे से निकलेंगे तब वो लोग आएंगे जो कराची को पानी देंगे। मेरा आज ये हो नहीं सकता। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूं, आप मुझे रिपोर्ट करते हैं, आपका मसला मैं हल नहीं करूंगा, मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगा, आपको मेडिकल नहीं दूंगा, तनख्वाह नहीं दूंगा, आपके लिए कोई काम नहीं करूंगा, आप काम करेंगे मेरे लिए? नहीं करेंगे ना। मैं जिम्मेदार हूं ना आपका, क्योंकि मैंने आपको हायर किया हुआ है, मैं जवाबदेह हूं आपका। बिल्कुल यही रिलेशनशिप होता है मिनाज, कि जब आप किसी लोगों पे जब को डिपेंडेंसी होती है, यार आप मुझे वोट दोगे, मैं आपके काम करूंगा, लेकिन होगा आप मुझे वोट दो ना दो, मैं तो आ जाऊंगा। तो ये लाकानूनियत है। जब शहर का गवर्नर से सूबे का गवर्नर खड़े हो कहता है ये जंगल का राज है, तो डंपर वाला भी जंगल का राज मचा रहा है। वो कह रहा है भाड़ में जाएं लोग यार कराची वाले। जब गवर्नर भी कह रहा है कराची वालों की कोई हैसियत नहीं है, डंपर वाला भी कह रहा है कोई हैसियत नहीं है। गवर्नर साहब भी तो यही कहते हैं कोई हैसियत नहीं कराची वालों की, मैं भी उड़ा दूंगा इनको। एक ने वोट उड़ाया, दूसरा बाइक उड़ा देता है। छोटा गुनाह नहीं है ये। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि कराची की बदनसीबी है, हर कोई जलील कर रहा है कराची को, किसी ने कराची को इज्जत नहीं दे रहा। देखिए कराची की बात नहीं सुनी जा रही, ये मसला है। डंपर्स का इशू इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। आप इनको रेगुलेट, यहां पे आप ने बात की सेफ सिटी की, यार फैसलाबाद तक में सेफ सिटी आ गया, पता तुम्हें? शायद भावलपुर में भी आ गया। सर पंजाब ने
आगाज़ किया था उनके 14 शहरों में हो गया था, उन्होंने इसको एक्सपेंड करने का मंसूबा बनाया था 19 शहरों तक, ठीक है। मरीम नवाज के दौर के बाद ये हुआ, 2 शहरों में मुकम्मल कर लिया जा चुका है। और हमारे सिंध के अंदर हाल ये है कि 2011 में मंसूबे का आगाज़ मतलब सोचा इन लोगों ने। अब कुछ अरसे पहले जो है वज़ीर आला सिंध साहब ने कहा है कि अब इसका पहला फेज मुकम्मल होने में 1 साल रह गया। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मरीम नवाज ने वो जितनी भी फॉर्म 47 है या जो भी है, उसके बावजूद उनको अपने शहर का कैसा ख्याल है, अपने सूबे का, कि उन्होंने नंबर प्लेट्स किए हैं कि अब नंबर प्लेट्स का जो मसला है ना, नंबर प्लेट्स गाड़ी के साथ चेंज नहीं होंगी। नंबर प्लेट मिनहाज को इशू होगी, वो मिनहाज की नंबर प्लेट होगी। अब मिनहाज कोई भी गाड़ी बदले वो मिनहाज के पास रहेगी, ताकि आइडेंटिफिकेशन और फॉलो करना आसान हो। नंबर प्लेट टाई हो गई मिनहाज के CNIC के साथ। यहां पर आप गाड़ी लें, आपको पिछले अभी तो मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, कुछ अर्से पता, 1-1, 1.5, 2-2 साल तक आपकी नंबर प्लेट नहीं आती थी। लेकिन अजरक आ गई थी नंबर प्लेट पे। नंबर प्लेट पे अजरक आना ज्यादा जरूरी था नंबर प्लेट आने से। तो नंबर प्लेट नहीं आ रही थी, नंबर प्लेट 1-1, 2-2 साल रह गई, अजरक आ गई। मेरी अजरक से बहुत अकीदत है, मुझे अजरक बहुत पसंद है, लेकिन भाई नंबर प्लेट आना उस पर अजरक आने से ज्यादा जरूरी है। यहां की तो कोई क्यों नहीं करती पीपल्स पार्टी काम? पीपल्स पार्टी कहती है तो मुझे वोट ही नहीं देते सानू की। सिंपल सी बात है। खैर अब आप बोलेंगे कि पीपल्स पार्टी को जो वोट देते हैं वो उनके लिए भी क्या करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है, कराची का सबसे बुनियादी मसला यह है कि कराची का वोट नहीं गिना जाता, कराची को गुमराह किया जाता है इन्हीं छोटे छोटे मसले। कराची की सड़कों पे मैं तुम्हें बताता हूं मिनहाज, बाइकिया के ड्राइवर्स, ये कोरंगी मलीर के लड़के 50-50 रुपए के ऊपर राइड्स के ऊपर 50-50, 100-100 रुपए के फड्डों पे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं मिनहाज। जो लोग देख रहे हैं वो जानते हैं, 50 रुपए की खातिर आपस में लड़ रहे होते हैं लोग। यार यहां ले आए, वो कहते हैं ना कहां ले आए आदमी हमको। ये हाल है कराची वालों का, हमें तबाह बर्बाद कर दिया है, हमारे इंटेलेक्ट को खत्म कर दिया, हमारी इंटेलिजेंस को खत्म कर दिया, हमारी शऊर को मिसमार कर दिया, हमारे वोट को जला दिया, हमारे शहरियों को मार दिया। कराची का नोहा है ये। उस दिन अदील हसन ने बहुत अच्छी बात बोली टाउन हॉल में कि हाफिज साहब जो थे, कराची 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 कराची, बैठ गए। अभी इतना बड़ा मसला हो गया, कराची ही के लोग हैं ना जो बहरिया टाउन में फंसे हुए हैं। आपको पता है हमने बहरिया टाउन के खिलाफ रिपोर्ट भी की थी, किया था ना, क्या हो रहा है वहां, अब वो फंस गए, अब वो बैठे हुए भाई हमारा क्या होगा। वो कराची से भाग के बहरिया टाउन गए थे, उन्होंने कहा था यार कराची में सड़कें खराब है, पानी नहीं आता, मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, यार बहरिया टाउन चलते हैं। उन्होंने कुर्बानी दी। हमारे दफ्तर में लड़का 1 घंटा 1.5 घंटा रोजाना ट्रैवल करके बहरिया टाउन से आता है कि कम पैसों में इज्जत की रिहाइश मिल जाए उसको। अब वहां पर भी लफड़ा हो गया, अब पता नहीं उसका क्या होगा। पूरे मुल्क में लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड है मिनहाज, पूरे मुल्क में, सिंध में नहीं है। अब मैं तुम्हारे उस सवाल की तरफ आता हूं, क्यों नहीं सीसीटीवी लग रही, क्यों नहीं लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो रहे? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना, ट्रांसपेरेंसी वो अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाती है। पता चलता है दीवार के पीछे क्या है, इस ट्रांजैक्शन के पीछे क्या हो रहा है, उसके आगे कौन है, उसके पीछे कौन है, सब समझ। सीसीटीवी लग जाएगा तो सब नजर आ जाएगा, किसकी गाड़ी कहां जा रही है, कौन कहां से आ रहा है जा रहा है। भाई आप बाहर देखते नहीं है, जेफरी एप्स्टीन के अंदर चूंकि सारा रिकॉर्ड था ना, ऐसे ही तो अब सब फंसे हुए कि तो फंस गए। अब गोरों ने ट्रांसपेरेंसी बनाई इसलिए थी, अब मसला हो गया कि उस ट्रांसपेरेंसी ने इतने बड़े बड़े मगरमच्छों को फंसा लिया कि अब वो उसको छुपा रहे। उनकी डिजिटाइजेशन ऑफ थिंग्स ने, रिकॉर्ड कीपिंग ने। आप ना सीसीटीवी लगता हुआ देखेंगे, ना लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज होता हुआ देखेंगे, क्योंकि गत्ते सीधे हो गए तो फाइलें कैसे बिकेंगी, 2 नंबर काम कैसे होंगे, सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो कमाई कैसे करेंगे, काम सीधा हो गया तो। सो ये तो आप बड़ा मतलब हमें तो हर तरफ से मारा जा रहा है। मतलब विफाक के नुमाइंदे साहब जो है वो भी हमें जलील कर रहे हैं। अरे सर, ये आपने जो वापसी, आपने कहा कि वापसी की कोशिश की जा रही है, वैसे आपको लगता है क्या क्या हो क्या रहा है, कुछ आप चेंज देख रहे हैं? क्योंकि हमने बाबर गौरी साहब को भी एक जगह हमने दोबारा उनकी देखा है हम लोगों ने, और फिर गवर्नर साहब खुद भी कह रहे हैं भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं। ये कुछ तब्दीली देख रहे हैं? देखें, आई थिंक
MQM is in the past of Karachi. MQM कराची के माजी का हिस्सा बन चुकी है। MQM की वापसी की तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। उससे ज्यादा उम्मीद मुझे शायद पीपल्स पार्टी की नजर आती है कि अगर पीपल्स पार्टी कुछ काम करना शुरू कर दे, सीरियसली शहर के अंदर सीरियस हो जाए और अपनी जो हरकतें हैं उनको तर्क करके वाकईतन शहर के लिए काम करे, तो क्या पता कराची वाले पीपल्स पार्टी को ही वोट कर दें। MQM उसको आप रखें, वेंट पे रखा हुआ है, अभी वेंट पे ही है, और फिर उसमें वो फिर माशाल्लाह उन्होंने जो सोने पे सुहागा किया वो बयान दे दिया, तो वो तो खुद बता रहे हैं कि हमें आपने वोट नहीं दिया। तो आपके ख्याल से अगले इंतखाबात में MQM को वोट पड़ेगा कराची में? आई डोंट सी दैट। अभी आपने देखा ना 14 अगस्त को मिलेनियम पे MQM के झंडे नजर आ रहे थे आपको। अच्छा सर, बस टुवर्ड्स द एंड में ये, चूँकि व्यूअर्स अक्सर ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई अक्सर लोग कर देते हैं, लेकिन रफ्तार से उनको ये उम्मीद होती है कि इसका हल भी बताए। तो ये डंपर का ये जो मसला डिस्कस हुआ है, इसका कोई हल तो होगा, हल क्या है इसका? एक और बात बताता हूँ, हल मैं बताता हूँ। देखो, हर दुनिया के बड़े शहर में ना सर्कुलर रोड्स होते हैं। लाहौर में भी है, लंदन में भी है, दुनिया के हर बड़े शहर में सर्कुलर रोड होता है। तो होता क्या है कि जो ट्रैफिक हो शहर के अंदर ना घुसे, बाहर से घूमे और जिस इलाके का एग्जिट एंट्री है, इंटरचेंज हो, वहां से अंदर जाए, उस इलाके में चले जाए। कराची का कोई सर्कुलर रोड ही नहीं है। एक लियारी एक्सप्रेसवे है और अब DHA को कनेक्ट कर रहे हैं आप, DHA सिटी से और सुपर हाईवे से आगे ले जाके। कराची का कोई सर्कुलर रोड ही नहीं है। अगर सर्कुलर रोड होता ना मिनहाज, तो ये सारा हैवी ट्रैफिक बारों बार आता, सर्कुलर रोड पे चढ़ता, अपने लोकल एरिया में उतरता और जगहों पे चला जाता। ऐसा कुछ है ही नहीं। अब हर डंपर को राशिद मिनास रोड से गुजरना है। राशिद मिनास रोड से हर डंपर को गुजरना है जिसको कहीं भी जाना है। और रात के 2 बजे आप देख लें जितने एक्सीडेंट, वो जो MT खान वाला हुआ मियां बीवी रात के 2:30 बजे, वो जो बहन भाई का हुआ रात के 3 बजे, ये सारे एक्सीडेंट उसी टाइम हो रहे हैं। क्योंकि हर एक को गुजरना उसी वक्त है। कोई पेरिफेरल रोड नहीं है जिसके जरिए आप अवॉइड करें इन चीजों को। देखिए, ये इतना बड़ा नंबर नहीं है, ये 3000 डंपर है। अगर इन 3000 डंपर को भी सिंध हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती, चैनलाइज नहीं कर सकती, इनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकती। देखिए मसला क्या है, मैं बताता हूं। मसला यह है कि आप डंपर वालों पे हाथ डालेंगे, वो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रहा है। आप जिस पे हाथ डालते हैं वो बोलता है मेरे साथ ज्यादती हो रहा है। तो इस सूरत में चाहिए क्या होता है, एक ऐसी हुकूमत चाहिए होती है जिसकी रिस्पेक्ट सब करे ना, जो रिश्वत ना खाती हो, जो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो फिर लोग बात सुनते हैं। यहां पे कोई हुकूमत की बात ही नहीं सुनता। हर किसी को पता है यहां पे काम कैसे होता है। कोई रिट ही नहीं है। जब कोई रिट ही नहीं है तो बस फिर जबकि ये 2,500 डंपर वाले काबू में नहीं आएंगे, आपसे नहीं आएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं क्योंकि आपको लग रहा है ये अभी का इशू है। ये 10 साल से कराची की सड़कों पर डंपर वाले लोगों को मार रहे हैं। बदनसीब शहर है ये, या ये होता रहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा इसके बारे में, बेफिक्र हो जाए आप। ये उस वक्त तक कराची के शहर को पानी नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, सड़क नहीं मिलेगी, पार्क नहीं मिलेगी, गटर लाइनें नहीं मिलेंगी और अमान नहीं मिलेगा डंपर से, जब तक कराची के अंदर उनको हुकूमत मिले जिनको कराची वाले वोट करते हैं। दूसरा यह है कि आपको शायद हैवी ट्रैफिक को दिन के टाइम भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो प्रेशर है उनके ऊपर टाइम का। देखिए ना, अभी वो 6 घंटे में 5000 फेरियां लगा रहे हैं। सही कह रहा हूं? 5000 फेरियां लगा रहे हैं ना। हर डंपर 2500 डंपर हैं, 2 फेरियां लगाते हैं, तो 6 घंटे में 5000 राउंड्स लगाते हैं वो शहर के। लेकिन अगर वो ये राउंड्स उनको 24 घंटे में लगाने हो तो पर आवर राउंड बहुत कम हो जाएंगे। दे विल बी मोर रिलैक्स्ड, दे विल बी, अच्छा एक तो ये कि उनके पास टाइम ज्यादा होगा, तो वो जल्दी का फैक्टर खत्म हो जाएगा उनको, क्योंकि डिमांड तो वही है, शहर में डिमांड नहीं बढ़ती। दूसरा, शहर में दिन के वक्त ट्रैफिक भी होता है, तो वो इस पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाएंगे भी नहीं, और हो सकता है कि वो नशा भी ना करें दिन के टाइम अगर गाड़ी वो चला रहे हो तो। और तीसरी बात जो सबसे शॉर्टेस्ट सोल्यूशन है, जिम्मेदारों को पकड़ें, टांगे। अगर वाकई में किसी ने मैन स्लॉटर किया है, रेकलेस ड्राइविंग में लोगों को मारा है, जो कि 25-30 लोग मर गए, अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है? तो लोग मरते जा रहे हैं, कुछ हो क्या रहा है इसमें? टांग दें, जो भी केस है करें, उसको एंड तक पहुंचाएं, प्रोसिक्यूट करें। सबसे आसान हल ये है,
सबसे आसान हल ये, पनिश दोज हु आर कल्प्रिट्स। अच्छा सर, ऑन अ लाइटर नोट बस एक सवाल आखिरी में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंट्री गई है और वो वायरल भी हुई है बहुत ज़्यादा, वो जरदारी वाली जी। तो उस पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि टाइमिंग कुछ ऐसी हो गई है कि लोग बोल रहे हैं ये किसी के कहने पे बनाई गई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? किसी के कहने पे बनाई गई है, वरना सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ कौन इतनी जुर्रत कर सकता है कि डॉक्यूमेंट्री बना? आई थिंक रफ्तार से ये सवाल करना भी मैं अपने लिए बेइज्जती की बात समझता हूँ कि आपने किसी के कहने पे या किसी से पैसे लेके या किसी एजेंडे पे कोई चीज़ की है। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता था अपने सारे दोस्तों से जो जियो में थे, एयरवाई में थे, कहीं भी थे, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, किसी भी इदारे के पास किसी भी चीज़ पर एक लाइन लेने का हक होता है, चाहे वो किसी पार्टी के हक में हो या खिलाफ हो। एडिटोरियल टीम का राइट होता है कि वो लाइन ले सके, इसीलिए तो वो एडिटर्स हैं। मैं हमेशा से एक बात करता था कि वो लाइन एडिटर्स का डिसीजन होना चाहिए, मालिकान का या उनके मालिकान का डिसीजन नहीं होना चाहिए। जब तक एडिटर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि यार हाँ मेरी स्टोरी पे ये लाइन है, चाहे वो किसी के हक में या खिलाफ है, दैट्स फाइन, एडिटर का राइट है ये, उसको ये लाइन ले सकते हैं। जैसे गार्डियन है, लिबरल है, लेफ्ट लीनिंग है, फाइन। वॉशिंगटन पोस्ट की एक लाइन है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक लाइन है, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक प्रो साइनिस्ट लाइन है, उनकी एक लाइन है, बीबीसी की लाइन समझ में आ गई आपको। हर इदारे की कोई ना कोई लाइन होती है, लेकिन अगर वो लाइन पैसे की वजह से या किसी की जोर जबरदस्ती की वजह से तो गड़बड़ है। अगर वो लाइन खालिश एडिटर्स की अपनी चॉइस है, दैट्स फाइन, उनको राइट है करने का, वो पहुंचे हैं वहां पे एक पोजीशन पे, वो करें। सो जरदारी साहब एक बोसीदा और एक तबाहाल सिस्टम के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो एक अच्छे सिस्टम के अच्छे खिलाड़ी हैं, इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं।